हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 उप सहसंयोजन यौगिक के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्रिस्टल छिद्र सिद्धांत को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रिस्टल छिद्र सिद्धांत को CFT भी बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्रिस्टल छिद्र सिद्धांत किसने दिया था। तो सबसे पहली लाइन हम लिखते हैं, क्रिस्टल छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन H. बेथे तथा वॉन बेलेक ने किया था। किसने किया था? क्रिस्टल छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन H. बेथे तथा वॉन बेलेक ने किया था। यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण तथा उनके चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। यानी कि ये जो सिद्धांत है, ये संकुल यौगिकों के निर्माण और उनके चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। आगे हम लिखते हैं, प्रारंभ में इसे केवल आयनिक क्रिस्टलों पर लागू किया गया था, इसलिए इसे क्रिस्टल छिद्र सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि हमने प्रारंभ में इसे केवल आयनिक क्रिस्टलों पर लागू किया था, इसलिए इसे हम क्रिस्टल छिद्र सिद्धांत कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ये 3 लाइन लिखनी है क्रिस्टल छिद्र सिद्धांत में कि किसने इनका प्रतिपादन किया था। H. बेथे तथा वॉन बेलेक ने किया था। यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निर्माण तथा उनके चुंबकीय गुण, रंग या स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है और प्रारंभ में इसे केवल आयनिक क्रिस्टलों पर लागू किया गया था, इसलिए इसे क्रिस्टल छिद्र सिद्धांत कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे इसकी अवधारणाएं लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इस सिद्धांत की अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। तो देखिए, इस सिद्धांत की अवधारणाएं क्या क्या है। तो देखिए, पहली है, एक संकुल यौगिक केंद्रीय धातु आयन तथा उनके चारों ओर से घिरे विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। तो पहली अवधारणा क्या थी कि एक संकुल यौगिक केंद्रीय धातु आयन तथा उसके चारों ओर से घिरे विभिन्न लिगेंडों का क्या होता है, एक समूह होता है। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि एक उप सहसंयोजन यौगिक है, मान लीजिए K3FeCN6, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक उप सहसंयोजन यौगिक है। और देखिए, फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या बोला गया कि एक संकुल यौगिक केंद्रीय धातु आयन तथा उसके चारों ओर से घिरे विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। यानी कि देखिए, इसमें लिगेंड क्या है, Fe है, इसमें लिगेंड है Cn। तो इसमें बोला गया है कि केंद्रीय धातु आयन उसके चारों ओर से घिरे विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। यानी केंद्रीय धातु आयन कहाँ आ गई, बीच में आ गई। उसके बाद देखिए, लिगेंड क्या है, लिगेंड है Cn। तो लिगेंड इसके चारों ओर से घिरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे लिगेंड क्या है, लिगेंड चारों ओर से घिरे हुए हैं, CN। तो ये क्या है, ये लिगेंड चारों ओर से घिरे हुए हैं। और ये क्या है कि इस पे 3+ आयन है और इस पे 3- आयन हो जाएगा। तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है कि एक संकुल यौगिक केंद्रीय धातु आयन तथा उसके चारों ओर से घिरे विभिन्न लिगेंडों का समूह होता है। आगे देखिए, दूसरी लाइन हमारी कि केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी कि जो हमारे केंद्रीय धातु आयन है Fe और Cn जैसे लिगेंड, इसके बीच क्या होता है, इसके बीच होता है आकर्षण। क्या होता है इन दोनों के बीच, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु और लिगेंड के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। यही इसमें बोला गया है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, देखिए थर्ड पॉइंट हमारा, लिगेंड के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के D कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। यानी कि देखिए, लिगेंड के केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के D कक्षकों की ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। देखिए किस प्रकार हो जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम D कक्षक बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ देखिए, ये क्या है, ये हमारा हो गया D कक्षक। हम जानते हैं D उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो D उपकोष में हमारे होते हैं 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। और देखिए, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है D कक्षक। क्या होता है, ये होता है हमारा D कक्षक। और ये क्या है, ये हमारा XY है और ये YX है और ये हमारा ZX है। उसके बाद ये Z² है, उसके बाद ये वाला जो है X² माइनस Y² है। अब बोला गया है कि केंद्रीय धातु आयन की ओर अग्रसर होने पर धातु आयन के क्या होता है, D कक्षक की ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये देखिए, ये इससे इस प्रकार, यहाँ पर भी कितने होंगे, यहाँ पर भी हो जाएंगे हमारे 1 2 3 3 4 और 1 5। तो ये देखिए, ये भी हमारा D कक्षक है, D कक्षक। अब देखिए, इसमें XY YZ ZX Z² X² माइनस Y², ये है। तो इसमें क्या होगी, D कक्षक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ऊर्जा में वृद्धि को यहाँ पर हमने दर्शाया गया है। ये क्या हो रही है, ये हो रही है हमारी वृद्धि।
तो यही हमारा इस पॉइंट में बोला गया है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है हमारा डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती है। यानी कि जो हमारे डी कक्षों की ऊर्जा में वृद्धि होती है वो समान रूप से नहीं होती है। उन्हीं कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है जो डी कक्षक के मार्ग में आते हैं। यानी कि ध्यान से समझिए, यहाँ पे बोला गया है कि डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि क्या होती है, समान रूप से नहीं होती है। उन्हीं कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है जो डी कक्षक के मार्ग में आते हैं। यानी कि उन्हीं कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है जो हमारे डी कक्षक यानी कि लिगेंड के मार्ग में आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पर देखिए 5th पॉइंट हमारा केंद्रीय धातु परमाणु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु और आयन और लिगेंड के बीच क्या होता है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच क्या हो रहा है, आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। लेकिन यहाँ पर हमसे बोला गया है कि केंद्रीय धातु परमाणु आयन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल होता है, जिसके कारण धातु आयन के डी कक्षक विभिन्न ऊर्जा के 2 समूह में बढ़ जाते हैं, जिन्हें Eg समूह और T2G समूह कहते हैं। कितने समूह कहते हैं, इन्हें Eg समूह और T2G समूह कहते हैं। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर देखा था अभी, डी कक्षक क्या है, डी कोश में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा है डी कक्षक। और देखिए ये है XY YZ ZX और ये हमारा Z² और ये X² माइनस Y²। अब बोला गया है जिसके कारण धातु आयन के डी कक्षक विभिन्न 2 समूह में बढ़ जाते हैं। ये क्या होता है, ये हमारे 2 समूह में बढ़ जाते हैं। पहले समूह में तो होंगे 2 कक्षक और दूसरे समूह में होंगे हमारे 3 कक्षक। कितने कक्षक होंगे, 3, 1 2 3। तो देखिए पहले में क्या होगा, क्या होगा, पहले में होगा Z² मतलब कि लास्ट वाले होंगे और X²। और देखिए इसमें क्या होगा, दूसरे में होगा हमारा XY YZ ZX, ये होंगे। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे Eg समूह बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं T2G समूह। यही हमारे इस पॉइंट में बोला गया है कि केंद्रीय धातु परमाणु आयन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण धातु आयन के डी कक्षक विभिन्न ऊर्जा के 2 समूह में बढ़ जाते हैं, जिन्हें Eg समूह तथा T2G समूह कहते हैं। इसको Eg समूह और इसको T2G समूह कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि CFT अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।